तो ये है हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कब कब कराए जाते हैं। डायबिटीज़ अगर किसी को डिटेक्ट हुआ है, कौन सी स्टेज में डिटेक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, तथा कॉम्प्लिकेशन मदर को तथा होने वाले बच्चे को जो डायबिटीज़ है उसकी वजह से क्या क्या हो सकते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों के बारे में मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो जनरली जब भी प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी फर्स्ट विजिट के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं तो हम उनका रैंडम ब्लड शुगर लेवल कराते हैं। तो अगर महिला कोई भी रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में नहीं है या उनको पहले से कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो उनका हम रैंडम ब्लड शुगर कराते हैं शुरुआती जांचों में, या कुछ डॉक्टर्स HbA1c भी कराते हैं। तो अगर RBS की वैल्यू जनरली 100 से 140 के बीच में आती है और HbA1c की वैल्यू लेस देन 6 आती है तो ऐसी महिलाओं को हम 24 से 28 हफ्ते के बीच में उनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। लेकिन अगर किसी भी महिला को हाई रिस्क फैक्टर है, यानी कि उनको पिछली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है अथवा उनको पहले से ही शुगर की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट विजिट में ही हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। पहले जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते थे उसमें महिला को खाली पेट आना पड़ता था और उसके बाद क्लिनिक पर ही उनको 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोलकर पिलाया जाता था और उनके 3 सैंपल निकाले जाते थे, जो कि एक खाली पेट की अवस्था में यानी कि फास्टिंग स्टेज में निकालते थे, एक शुगर 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 1 घंटे बाद और दूसरा 2 घंटे बाद निकाला जाता था। तो जो खाली पेट की शुगर है वो 95 मिलीग्राम परसेंटेज या डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। जो ग्लूकोज लेने के 1 घंटे की बाद की शुगर होती है वो लगभग 140 से 160 के बीच में अगर आती है तो नॉर्मल होती है, और अगर 2 घंटे के सैंपल में यानी कि ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद जो सैंपल निकाला जाता है उसकी वैल्यू अगर 120 से 140 के बीच में आती है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अब जो GTT कराए जाते हैं वो डिप्सी गाइडलाइंस के अंतर्गत कराते हैं। इसमें किसी भी महिला को फास्टिंग स्टेज में आने की ज़रूरत नहीं होती और वो किसी भी टाइम पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आकर खाना पीना खाकर क्लिनिक पर आकर अपना सैंपल दे सकती हैं। इसमें जब भी वो क्लिनिक पर आती हैं तो हम पानी में 75 ग्राम जो ग्लूकोज है वो उनको डिज़ोल्व करके पिलाते हैं और उसके 2 घंटे के बाद सैंपल निकालते हैं। जो नॉर्मल महिलाएं हैं उनमें शुगर की जो वैल्यू है वो जनरली 140 से कम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 140 से 200 के बीच में है तो ये कहा जाता है कि उन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, और अगर यही वैल्यू 200 से ज़्यादा आती है तो उन महिलाओं को कहा जाता है कि इनमें शुगर पहले से ही बढ़ी हुई है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले की बढ़ी हुई शुगर है, और ऐसी महिलाओं को ओवर डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 तरह की शुगर होती है किसी भी प्रेग्नेंट महिला में। एक तो जो प्रेगनेंसी के पहले की यानी कि ओवर डायबिटीज़, और दूसरी जो कि 6-7वें महीने से शुगर बढ़नी शुरू होती है जिसको कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो अगर किसी महिला को ओवर डायबिटीज़ है और वो पहले से ही उसका ट्रीटमेंट ले रही हैं या ट्रीटमेंट नहीं भी ले रही हैं लेकिन फर्स्ट विजिट में ही हमें पता चलता है कि उनका शुगर का लेवल 200 से ज़्यादा है, तो ये माना जाता है कि उनको ओवर डायबिटीज़ है। ऐसी कंडीशन में हम उनको तुरंत इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा उनकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी तथा एक्सरसाइज भी स्टार्ट कराई जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। और जो महिलाएं 6-7वें महीने में जिनको शुगर डेवलप हो रही है यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है तो उनको हम 15 से 20 दिन का सबसे पहले मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी देते हैं, यानी कि डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि उनका शुगर नॉर्मल हो जाए। इसके लिए हम एक डाइटिशियन के द्वारा एक डाइट चार्ट प्रिपेयर करवा के महिला को दिया जाता है और उसी के अनुसार उनको अपनी डाइट को फॉलो करना होता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी हम बताते हैं करने के लिए, और 15-20 दिन बाद महिला को दोबारा बुलाकर उनका शुगर का जांच किया जाता है। अगर शुगर उनका कंट्रोल होता है तो उनको उसी डाइट और एक्सरसाइज पर हम आगे उनको फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के द्वारा भी अगर किसी महिला का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके लिए उसके बाद हम उनको इंसुलिन थेरेपी पे स्टार्ट करते हैं।
और जैसे कि ओवर डायबिटीज़ में इंसुलिन दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें महिला को घर पर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की सलाह दी जाती है और एक हम डायबिटिक डायरी उनकी मेंटेन करवाते हैं, जिसको डॉक्टर जो है समय समय पर चेक करके उसकी इंसुलिन की डोज को उनकी डाइट और उनके वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने से मदर व बच्चे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो जिन महिलाओं को ओवर डायबिटीज़ होता है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और वो शुरुआत में भी कंट्रोल में नहीं है, यानी कि शुरू के 3 महीने में कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसी महिलाओं के जो होने वाले बच्चे हैं, उनमें कंजेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लगभग ये चांसेस, अगर HbA1c 9 से ज़्यादा है तो कंजेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस 20% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमलीज होती है, बच्चों में देखी जाती है, वो हार्ट की होती है। इसके बाद ब्रेन से रिलेटेड और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कंजेनाइटल एनोमलीज या मैलफॉर्मेशन हमें डायबिटिक मदर के बच्चों में देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं शुगर की वजह से, तो वो ये होते हैं कि ऐसी महिलाओं को रिकरेंट, यानी कि बार बार उनके मिसकैरेज होने की हिस्ट्री होती है। ऐसे बच्चों की ग्रोथ गर्भ में कम रह जाती है, अथवा बच्चों के चारों तरफ जो पानी होता है वो कम हो जाता है। प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में कभी कभी जो लीकिंग है, यानी कि जो बैग ऑफ लाइकर है, वो जल्दी रप्चर हो जाता है, जिसको हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी कंडीशन भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ओवर डायबिटिक महिलाएं, यानी कि जिनको काफ़ी लंबे समय से शुरू से ही शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनको भी एंड ऑर्गन डैमेज होने का रिस्क रहता है, यानी कि उनकी आँखों की रोशनी, जिसको कि हम कहते हैं कि रेटिनोपैथी हो जाना, उनकी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको कि न्यूरोपैथी, या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको कि हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं, इनको हम एंड ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। ये जो कंडीशन है वो ओवर डायबिटिक मदर में होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को GDM केवल प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ने की शिकायत रहती है, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन ओवर डायबिटिक महिलाओं की तरह ही होते हैं। बस उनमें एक ये डिफरेंस होता है कि ये जो शुगर है, ये जनरली 6-7वें महीने के बाद से बढ़नी शुरू होती है, तो कंजेनाइटल एनोमली होने का रिस्क तो नहीं होता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो है वो जनरली उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी बच्चों के जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन की तरह वर्क करता है। और ऐसे बच्चों का वेट जनरली 4.5 किलो से ज़्यादा या 4 किलो से ज़्यादा होता है। सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी मदर को समय से पहले लेबर पेन आने की शिकायत रहती है, या फिर पानी छूट जाता है समय से पहले ही। और ऐसे बच्चों की अगर डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो बच्चे जनरली डिलीवरी के दौरान फंस सकते हैं और उनको डिलीवरी से रिलेटेड बर्थ इंजरीज हो सकती हैं। तो जो डायबिटिक मदर की जब डिलीवरी होती है, तो उनके होने वाले जो न्यूबॉर्न होते हैं, उनको इमीडिएटली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी मदर के जो बच्चे होते हैं, जनरली उनको हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है। ब्लड में कैल्शियम की कमी, जिसको कि हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चों के रेस्पिरेटरी जो लंग्स होते हैं वो थोड़े डिलेड डेवलप होते हैं, जिनसे कि उनको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसे बच्चों को जनरली बर्थ रिलेटेड इंजरीज हो सकती हैं, जैसे कि डिलीवरी के दौरान कोई बोन ब्रेक हो जाती है कभी कभी बच्चे की। ऐसे बच्चों को आंतों का इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, जिसको कि हम नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस बोलते हैं। तो ये सारे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो कि डायबिटिक मदर के बच्चों को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हो सकते हैं। अगर ये बच्चे आगे जब चाइल्डहुड में जाते हैं, मतलब, तो ऐसे बच्चों को उनके माइल्ड स्टोन डिले हो सकते हैं, तथा उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होने का, यानी कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होने का रिस्क रहता है। और एडल्ट लाइफ में भी अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है बच्चों को, तो आगे की एडल्ट लाइफ में भी ऐसे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का रिस्क रहता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाई BP, ओबेसिटी, ये सारी कंडीशन, सारी बीमारियां होने के रिस्क बढ़ जाते हैं।